अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम महाटीटी जो कि 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए महाटीटी 2021 मजमून उर्दू पेपर सॉल्यूशन देखने वाले। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महाटीटी या फिर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ आएंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीडीपी यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे और 500 सवालात यानी गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए जो सवालात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये 2021 में पेपर फर्स्ट हुआ था, उसका जो है तो हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन चीज़ों पर आपको जो है तो तवज्जो देना है, ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर जो है तो विभाग और विषय दिए गए यानी कि सब्जेक्ट और उसके जो सवालात होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट जो पहली मर्तबा जो है तो टीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स पेपर दिया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर है और एक आंसर शीट दी जाती है आपको और आंसर शीट के नीचे कार्बन कॉपी होती है। तो आंसर जो शीट है हमें वो वहाँ पर जमा करवाना होती है और कार्बन कॉपी हमें साथ में जो तो लेकर आना होता है। तो कार्बन कॉपी को यानी कि आंसर की आपको किस तरीके से भरना है OMR शीट, वो उसका वीडियो बना हुआ है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट जो है तो उर्दू होता है, सेकंड जो है तो आपका अंग्रेज़ी होता है, यानी कि जो भी लैंग्वेज आपने सेकंड चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश या मराठी जो है तो चूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, जिसे नफ्सियात कह जाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जिसे कहेंगे, और नीचे गणित यानी मैथ्स होता है। 91 से 120 तक के सवालात मैथ्स के होते हैं और लास्ट में ईवीएस होता है जिसे परिसर अभ्यास कहते हैं। 121 से 150 तक सवालात होते हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर का फॉर्मेट रहेगा और हम इस सेशन में उर्दू मजमून से रिलेटेड देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो तो पेपर में पूछा जाता है और 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो तो आपको सबसे पहले उर्दू नज़र आ रहा है यानी कि सब्जेक्ट उर्दू है। दर्जे से इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के मुनासिब जवाब तलाश करके लिखिए। 1 ता 4 यानी कि सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 तक आपको पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछे गए। अब इस बात का आपको ख्याल रखना है कि एक भी मार्क आपका जो है तो यहाँ पर कटना नहीं चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ पढ़कर आपको सवालात के जवाबात देना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान होता है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि अक्सर गलतियां हमारे से यूँ होती है कि हम इस इबारत को पढ़ने के बाद यहाँ से जो है तो रीडिंग करना स्टार्ट करते और यहाँ पर स्टॉप करते। यहाँ पर हमारा जो है तो 3 से 4 मिनट का वक्त ज़ाया हो जाता है। और अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है, कोई अच्छा जो है तो रीडिंग करने वाला है, तो उसको 2 से 1.5 मिनट जो है तो लगता है पढ़ने के लिए, लेकिन अक्सर जो है तो 3 से 4 मिनट, क्योंकि मफ़हूम भी हमें समझना होता है कि लिखा हुआ क्या है और किस टॉपिक पर बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस बात को आपको अच्छे से ज़हन नशीन रखना है कि आपको पैराग्राफ को पढ़ना नहीं है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है स्टार्टिंग में। जैसे कि यहाँ पर ख्वाब में हंसना, रो पड़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचलना, उसे मुसन्निफ़ ने क्या कहा है? नंबर 1 बच्चों की आदत, नंबर 2 बच्चों की नफ्सियात, नंबर 3 बच्चों का पैदाइशी हक और नंबर 4 बच्चों की खामियां। तो फ्रेंड्स, आपको जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे, पेन के साथ साथ ब्लू या ब्लैक पेन आप ले जा सकते हो, उसी के साथ साथ आपको पेंसिल भी ले जाना है, रबर और शार्पनर भी आपको ले जाना है, ताकि पेंसिल की मदद से आपको यहाँ पर क्या करना है कि पैराग्राफ स्टार्ट करना है और शुरू करना है। पेंसिल आपके हाथ में रहेंगी, ठीक है। पैराग्राफ शुरू करेंगे कि ख्वाब में हंसना, दोनों मुट्ठियों में टॉफ़ियाँ बेची होने के बावजूद, यहाँ पर बची होने के बावजूद होना चाहिए था, मिस्टेक हुई है। तो इस तरीके से माइनर मिस्टेक भी होते हैं अक्सर। तो फ्रेंड्स, बावजूद रो पड़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचल मचल जाना, स्कूल ना जाने के लिए मचल मचल जाना बच्चों का पैदाइशी हक है।
यहाँ पर जो तो आपको टिक आउट करना है पेंसिल की मदद से, क्योंकि इस लाइन के अंदर हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। कि सवाल में यूँ पूछा गया है कि ख्वाब में हंसना, रो पड़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचलना, उसे मुसन्निफ़ ने क्या कहा है? तो फ्रेंड्स, मुसन्निफ़ ने उसे बच्चों की आदत कहा है, या बच्चों की नफ्सियात कहा है, या बच्चों का पैदाइशी हक़ कहा है, या बच्चों की खासियत कहा है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना ज़रूर, क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है। तो आपने क्या करना है, पेंसिल की मदद से यहाँ पर जो तो टिक मार्क करना है, क्योंकि हमने यहाँ से ले करके यहाँ पर जो तो इतना एक लाइन हमारी पढ़ना हो गई, हमारा सवाल का जवाब भी निकल कर आ गया। अब जो बचा हुआ है, जैसे कि पेंसिल की मदद से आपने यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ोगे कि मुसन्निफ़ ने बच्चों को रोते हुए कहाँ देखा है? नंबर 1 लंदन में, नंबर 2 मुंबई में, नंबर 3 डिज़नीलैंड में, और नंबर 4 कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने जहाँ पर पैराग्राफ को स्टॉप किया था, यहाँ पर टिक मार्क किया था। टिक मार्क क्यों करना है? ताकि आपको याद रहे कि आपने जो है तो कहाँ तक पैराग्राफ को पढ़ा है। यहाँ से जो तो आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना है कि लाख कोशिशों के बावजूद नाम निहाद बड़े बच्चों की दुनिया आबाद करने में नाकाम रहे हैं। दुनिया के लंबे चौड़े एम्यूज़मेंट पार्क बशमूल अमेरिका के डिज़नीलैंड में भी बच्चों को बिलक बिलक कर रोता हुआ देखा है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मुसन्निफ़ ने बच्चों को रोते हुए कहाँ देखा है? तो यहाँ पर जो है तो हमने पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये लाइन जो है तो हमारी यहाँ तक हुई है। तो हमने जैसे कि मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि दुनिया के लंबे चौड़े एम्यूज़मेंट पार्क बशमूल अमेरिका के डिज़नीलैंड में भी बच्चों को बिलक बिलक कर रोता हुआ देखा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से आपका आंसर भी निकल कर आ रहा है और आपका पैराग्राफ पढ़ना भी हो रहा है। वक्त आपका जो है तो यहाँ पर बच रहा है, क्योंकि एक एक मिनट और एक एक सेकंड भी बोला जाएगा। एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस किसी की भी जो तो रीडिंग वीक है, तो उसको रीडिंग की अच्छी मशक करना है, ताकि आपका क्योंकि पूरा पेपर जो तो आपको उर्दू में होता है, लैंग्वेज सेकंड को छोड़कर। तो इस तरीके से आपका वहाँ पर भी जो है तो टाइम कवर होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम रोल अदा करता है। तो फ्रेंड्स, हमने पैराग्राफ को यहाँ पर जो तो स्टॉप किया है और क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल कर आया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर पेंसिल से टिक आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असनाफ़े सुखन में सबसे मुश्किल फ़न क्या है? नंबर 1 रुबाई कहना, नंबर 2 मसनूई कहना, नंबर 3 गज़ल कहना, और नंबर 4 नात लिखना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जहाँ पर टिक मार्क किया था पेंसिल की मदद से, वहाँ से जो तो हमको स्टार्ट करना है पढ़ना। तो एक पैराग्राफ हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट जो है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बच्चों का अदब लिखना इतना मुश्किल काम है, बच्चों का अदब लिखना इतना मुश्किल काम है जितना असनाफ़े सुखन में नात लिखना। यहाँ पर जो तो आपको स्टॉप कर देना है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि असनाफ़े सुखन में सबसे मुश्किल का फ़न क्या है? रुबाई लिखना, मसनूई लिखना, मसनूई कहना, रुबाई कहना, मसनूई कहना, और गज़ल कहना, और लास्ट है नात कहना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे मुश्किल काम जो है असनाफ़े सुखन में वो है नात लिखना या नात कहना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर भी निकल कर आ रहा है। यहाँ पर जो तो आपने टिक मार्क कर दिया था पहले। इस तरीके से आपका दोनों काम जो है तो यहाँ पर होते हैं, रीडिंग भी होता है और क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाते हैं और आपके जहन में भी होता है। और अगर इस तरीके से कोई नहीं करेगा तो वो कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि अक्सर जो है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को मुकम्मल पढ़ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जैसे कि अब ख्वाब में हंसना, रो पड़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचलना, उसे मुसन्निफ़ ने क्या कहा है? फिर ऑप्शन पढ़ेंगे कि बच्चों की आदत, बच्चों की नफ्सियात, बच्चों का पैदाइशी हक़, बच्चों की खासियत।
अब ये जो क्वेश्चन है कहाँ, इसका आंसर कहाँ है, तो फिर यहाँ पर जो है तो ढूंढना स्टार्ट करते हो डबल से। यहाँ से शुरू करेंगे कि ख्वाब में हंसना, दोनों मुट्ठियों में टाफिया, इस तरीके से पढ़ेंगे और यहाँ पर जो है तो स्टॉप करेंगे। मतलब पहले जो उन्होंने पैराग्राफ पढ़ा था वो उनका जो है तो वक्त ज़ाया हुआ है, क्योंकि डबल उनको पैराग्राफ पढ़ने की नौबत आई यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका, इस तरीके को अगर आप यूज़ करोगे तो आपका वक्त भी बचेगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी निकल कर आएंगे। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे ऑप्शन नंबर 4 जो है तो इस 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि असनाफ़ी सुखन में सबसे मुश्किल फ़न नात कहना है, जबकि लिखना होना चाहिए था, माइनर मिस्टेक हुए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त क्या करना पड़ता है? नंबर 1 मुताल्ला करना, नंबर 2 ख़ुद को संभालना, नंबर 3 अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को काबू में रखना, और नंबर 4 तनकीद का दामन थामना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने जहाँ पर पैराग्राफ को स्टॉप किया था पेंसिल की मदद से यहाँ पर, तो यहाँ से हम आप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आसानी आप 30 में से 30 ला सकते हो। और जिसने भी कोर्स को ज्वाइन किया है, नोट्स जो है तो जिसने भी हासिल की है, उनके लिए बहुत ही आसानी होने वाली, क्योंकि नोट्स में हमने कंप्लीट आपको उर्दू ग्रामर करवाया गया है। तकरीबन फ्रेंड्स 22 मार्क का उर्दू ग्रामर उस उर्दू मज़मून में, उर्दू सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पूछा जाता है। और उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की जो है तो चांसेस होते हैं। लेकिन अक्सर जो है तो गलतियाँ होती है, जिसके वजह से हम उर्दू मज़मून में ज़्यादा मार्क हासिल नहीं करते, ग्रामर वीक होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मुकम्मल क्लास भी हमारी हुई है, 8 क्लासेस हमारी जो तो विद एक्सप्लेनेशन हुई है, और एक मैराथन भी कंप्लीट हुआ है। मतलब एक जो है तो मुकम्मल उर्दू ग्रामर की क्लास इस तरीके से हुआ है। तो अगर वो आप देख लेते तो बआसानी जो तो आप पेपर में उर्दू सब्जेक्ट में अच्छे मार्क हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो तो हमने पैराग्राफ को स्टॉप किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कुफ्र और शिर्क के दहकते लावे पर बने तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक पुल पर चलकर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादी में क़दम रखना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे नबी का नाम आए तो दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है, बिल्कुल उसी तरह बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को फ्रिज के बर्फ़साज खाने में, फ्रिज के बर्फ़साज खाने में, फ्रिज के बर्फ़साज खाना मतलब जिसे क्या कहेंगे, फ्रीज़र कहेंगे, रख कर तार पर कसरत करनी पड़ती है, घुटनों के बल रेंगना पड़ता है, कमरे में अपने आप को बंद करके रोना और हंसना पड़ता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने अब यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो तो पढ़ा है पैराग्राफ को मुकम्मल। सवाल क्या था, कि सवाल यूँ था कि बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त क्या करना पड़ता है? मुताल्ला करना पड़ता है, खुद को संभालना पड़ता है, अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को काबू में रखना पड़ता है, और लास्ट है तनकीद का दामन थामना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर कहाँ आ रहा है, तो वो आंसर जो है तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और क्वेश्चन नंबर लास्ट का आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो तो ग्रामर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उर्दू का जो पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछे गए वो 1 से लेकर 4 तक पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वादी, वाह वाह, इन दोनों लफ्ज़ों में ख़त कशीदा हुर्फ की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा? नंबर 1, यहाँ वाव हुर्फ़ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2, यहाँ वाव हुर्फ़ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, यहाँ वाव की आवाज़ साकिन है। और नंबर 4, यहाँ हस्बे बाला। तीनों जवाबात दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स, वादी, वाह वाह, इन दोनों लफ्ज़ों में ख़त कशीदा हुर्फ की मुनासिबत से जो मुतबादिल रहेगा, दुरुस्त मुतबादिल, वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कि यहाँ वाव हुर्फ़ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना वाकिफ़, नाकाम, ना अहल,
इन अल्फाज में ना क्या कहलाता है? नंबर 1 साबिका, नंबर 2 लाहिका, नंबर 3 मुरक्कबा और नंबर 4 मुफर्रद। तो फ्रेंड्स ना इन लफ्ज़ों में पहले इस्तेमाल हो रहा है और जो पहले आने वाला लफ्ज़ है उसे उर्दू में साबिका कहा जाता है। साबिका यानी पहले, जैसे कि हम साबिका मालूमात कहते हैं यानी प्रीवियस नॉलेज कहते हैं जिसे, तो उसी तरीके से यहाँ पर साबिका से मुराद पहला रहेगा यानी कि ना वाकिफ़ ना अहल, इन अल्फाजों में ना साबिका कहलाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है, ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। नंबर 1 ये जुमला तवील हो गया है, नंबर 2 ये भर्ती के अल्फाज हैं, नंबर 3 तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर बयानी बढ़ गई है, और नंबर 4 इन अल्फाज का बेजा इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है, तो फ्रेंड्स इन अल्फाज की जो मुनासिबत का सही मुतबादिल रहेगा, यानी कि भीनी भीनी जो है तो वो तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर बयानी इसमें बढ़ गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाने करना की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा? नंबर 1 एक ना चलना, नंबर 2 नाकाफ़ी, आनाकानी करना, नंबर 3 काम का ना रहना, और नंबर 4 नाम और निशान मिटाना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आनाकानी करना। तो फ्रेंड्स अक्सर जो है तो अगर अक्सर टीचर जो है तो होंगे जो टीटी का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो क्लासरूम में इस तरीके से स्टूडेंट्स भी होते हैं जो काम कहने पर कोई काम के जो है तो करने पर आनाकानी करते यानी कि बहाने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 8 तालीमात खिदमात, इन अल्फाज में अलिफ और ते के लगाने से इन अल्फाज में क्या तब्दीली पैदा हुए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर तमाम, नंबर 1 तमाम अल्फाज मरबूत हो गए, नंबर 2 जमा में तब्दील हुए हैं, नंबर 3 वाहिद में तब्दील हुए हैं, और नंबर 4 मज़कूरा बाला तीनों जवाबात दुरुस्त हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जमा में तब्दील हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको टिक मार्क नज़र आ रहा है, तो ये टिक मार्क जो है तो ये जिनका पेपर था, जो पेपर हुआ था एग्ज़ाम, तो उन्होंने जो है तो किया हुआ है ये आंसर टिक। ओके, इस कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए, क्योंकि कहीं पर जो है तो गलत भी टिक मार्क है और जवाब उसका कोई दूसरा है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज ना होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 फ़िजाइया जुमला, नंबर 2 अमरिया जुमला, नंबर 3 इस्तिफ़हामिया जुमला, और नंबर 4 बयानिया जुमला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अमरिया जुमला, इसे कहेंगे कि जिसमें काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल हुर्फ़ शमसी की शनाख्त करता है? नंबर 1 अलिफ बे जीम हा, नंबर 2 गैन फ़ा काफ काफ, नंबर 3 मीम वाव हाया, और नंबर 4 शीन सौद ज़ौद और ता। तो फ्रेंड्स मुकम्मल उर्दू ग्रामर के अगर आप क्लास आपने अभी तक की नहीं देखी है तो एक मर्तबा ज़रूर देखिए, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। मुकम्मल उर्दू ग्रामर आपको वहाँ पर कंप्लीट करवाया गया है, हुर्फ़ तहजी से लेकर असनाफ़ सुखन तक टोटल जो है तो इन्फॉर्मेशन विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की गई फ्रेंड्स, जिसमें हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ कमरी से मुताल्लिक भी करवाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हुरूफ़ शमसी जो है तो 14 होते हैं और हुरूफ़ कमरी भी जो है तो 14 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या है, तो वो क्लास में आपको अवेलेबल करवाए गए। तो यहाँ पर जो है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जिस ऑप्शन में आपको, क्योंकि हुरूफ़ शमसी है और शमसी में शीन आ रहा है, सीन के बाद शीन, तो हुरूफ़ शमसी में शीन भी आता है, तो यहाँ पर शीन जो है तो वो एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट पर शीन सौद ज़ौद और ता, इस तरीके से हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ कमरी, तो जिस किसी अल्फाज पर अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम पढ़ा ना जाए तो हुरूफ़ शमसी कहलाता है। जैसे कि ता सा दाल जाल रा जा
सीन शीन सौद जौद तौज़ा लाम नून। तो यहाँ पर जो है तो शीन सौद जौद और तौ ऑप्शन में पूछा गया है। और उसी के साथ हम हुरूफ कमरी भी देख लेते हैं कि जब किसी अल्फाज पर अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम पढ़ा भी जाए तो वो हुरूफ कमरी यहाँ पर होना चाहिए था, मिस्टेक हुआ है, तो हुरूफ कमरी कहलाता है। जैसे कि अल कमर और वशम्स, तो वशम्स में अलिफ लाम लगेगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, और वल कमर में जो है तो अल कमर में जो है तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा जबकि लाम पढ़ा जाएगा अल कमर। तो दोनों भी जो है तो यहाँ पर पढ़े जाएंगे, वल कमर वगैरह। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हम वो भी देख लेंगे कि हुरूफ कमरी कौन कौन से है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर अलिफ बे जीम हा खा आइन गैन फा काफ काफ मीम वाव हा और या। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हरूफ की शनाख्त करता है। तो ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा शीन सौद सौद और तौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो हुर्फ़ अत्फ़ के इस्तेमाल किया जाता है, हुर्फ़ अत्फ़ के इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 काफ़े अत्फ़, नंबर 2 काफ़े बयानिया, नंबर 3 काफ़े ऐलानिया और नंबर 4 काफ़े नून। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा काफ़े बयानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर की क़यादत और फ़ैसले में वो बात थी जिस बात का मुखालिफ भी इकरार कर ले। ख़ुदकशीदा बयान कर के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 पांसा पलटना, नंबर 2 सरफराज करना, नंबर 3 जादू वो जो सर चढ़कर बोले और नंबर 4 धज्जियाँ उड़ाना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जादू वो जो सर चढ़कर बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरी ताकत नमूनाए क़ुदरत इलाही है, इस जुमले की किस्म पहचानिए। नंबर 1 मुफ़र्रद, नंबर 2 मुरक्कब, नंबर 3 मखलूत और नंबर 4 अमरिया। तो फ्रेंड्स इस जुमले की जो किस्म है वो मुफ़र्रद है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोकर के सर पर जापानी टोपी थी, जोकर के सर पर जापानी टोपी थी। इस जुमले से सिफत की कौन सी किस्म का पता चलता है। नंबर 1 सिफत ज़ाती, नंबर 2 सिफत मिक़दारी, नंबर 3 सिफत निस्बती और नंबर 4 सिफत अददी। तो फ्रेंड्स इस जुमले में सिफत की निस्बत जो है तो बतलाई जा रही है। निस्बत से मुराद यहाँ पर जोकर का सर है और जापानी टोपी है। तो जापानी टोपी को जोकर के जो है तो जोकर से निस्बत दी जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। ख़ुदकशीदा लफ्ज़ जो सिफत के साथ आया है उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 सिफत, नंबर 2 मौसूफ़, नंबर 3 इस्म और नंबर 4 मफ़ऊल। तो फ्रेंड्स उसे मौसूफ़ कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर रहेगा क्योंकि जो सिफत के साथ आता है उसे मौसूफ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वाक़े का हल सुनाना माजरा कहलाता है, तो किसी बात का बार बार जिक्र करना क्या कहलाएगा। नंबर 1 साना, नंबर 2 चर्चा, नंबर 3 किस्सा और नंबर 4 फसाना। तो फ्रेंड्स उसे चर्चा कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलहका जुड़ा हुआ, तो मिलाप का जो है तो क्या लफ्ज़ आएगा यहाँ पर। नंबर 1 एहतिजाज, नंबर 2 मुनकसिम, नंबर 3 इम्तिजाज और नंबर 4 मुबर्रा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इम्तिजाज, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबाई में कुल कितने अरकान होते हैं। नंबर 1 24, नंबर 2 26, नंबर 3 28 और नंबर 4 30। तो फ्रेंड्स रुबाई में 24 अरकान होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब रहेगा। और रुबाई में 4 मिसरे होते हैं जिसका पहला, दूसरा और
चौथा मिसरा हम काफिया होता है, इसमें मौजू की कोई कैद नहीं होती। इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ दाग दहलवी की नहीं है? नंबर 1 गुलज़ार दाग, नंबर 2 महताब दाग, नंबर 3 यादगार दाग और नंबर 4 गुलिस्तान दाग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुलिस्तान दाग ये तसनीफ़ दाग दहलवी की नहीं है। ऑप्शन नंबर लास्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंशाइया लिखने वाला, इंशा परदाज अखबार लिखने वाले को क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क दिया गया है। नंबर 1 मजमून निगार, नंबर 2 कालम निगार, नंबर 3 खुश निगार और नंबर 4 मकतूब निगार। तो फ्रेंड्स उसे कालम निगार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवाइफ का वाहिद लफ्ज़ क्या है? नंबर 1 कशफ, नंबर 2 किरतास, नंबर 3 कैफियत और नंबर 4 कमियत। तो फ्रेंड्स कवाइफ का वाहिद लफ्ज़ कैफियत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय, मरहबा, शबाश, उफ़ इन अल्फाज को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इन अल्फाज को क्या कहा जाता है? जो है तो हाय हाय, मरहबा, शबाश, उफ़ इस तरीके से होते हैं। नंबर 1 हुरुफ़ फ़िजाइया, नंबर 2 हुरुफ़ निदा, नंबर 3 हुरुफ़ माकूस और नंबर 4 हुरुफ़ तफक्कुर। तो फ्रेंड्स इन अल्फाज को हुरूफ फ़िजाइया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो तो सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में इन अल्फाज को इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा है, तो उसमें मुकम्मल जो है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स है जो 8 पॉइंट्स है उस पर डिस्कस किया है डिटेल विद एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल के साथ। तो वो आप ज़रूर देखें अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने, इस शेर की सनत पहचानिए। नंबर 1 सनत मुबालगा, नंबर 2 सनत तलमी, नंबर 3 सनत मिरातुन नज़ीर और नंबर 4 सनत तज़ाद। तो फ्रेंड्स सनतों से मुतालिक एक क्वेश्चन फिक्स्ड जो तो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो तो फ्रेंड्स एक आपको शेर दिया जाता है और उस शेर में आपको सनत पहचानना होती है कि कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रेंड्स नारे नमरूद से मुराद जो है तो जो नमरूद बादशाह था जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है तो आग में डाला था। नार के मायने यहाँ पर आग के होंगे। नारे नमरूद यानी नमरूद की आग, उसको जो है तो गुलजार जो है तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो बाग बन गई थी और दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। दोस्त से मुराद यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कि उनको जो है तो अल्लाह ताला ने किस तरीके से बचाया था, मुकम्मल वाक़िया है। तो फ्रेंड्स इस शेर की जो सनत होंगी वो तलमी होंगी, सनत तलमी, जिसमें तारीख़ी वाक़िया की तरफ जो है तो शार का इशारा होता है। शार यानी कि जिस शेर में तारीख़ी वाक़िया की तरफ शार इशारा करता है उस शेर को जो है तो सनत तलमी कहते हैं। तो इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। सनत मुबालगा यानी जिस शेर में शार किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर इस हद तक बयान करता है कि जिसका वहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो, उसे सनत मुबालगा कहते हैं। सनत तज़ाद में शार जो है तो दो अशार यानी कि दो जो है तो लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करता है जिसमें जो दो अल्फाज होते हैं वो एक दूसरे की ज़िद होते हैं। जैसे कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। तो यहाँ पर सुबह और शाम ये एक दूसरे की ज़िद रहेगा, तो इस वास्ते उसे सनत तज़ाद कहा जाएगा। और सनत मिरातुन नज़ीर जो है तो ये पूरे सनतों से मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको ग्रामर की क्लास में मिल जाएंगी। वक्त को ज़ाया ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि हर्बर्ट के बयान करदा मराहिल में इजहार मकसद कितने नंबर का मरहला है? नंबर 1 पहला, नंबर 2 दूसरा, नंबर 3 तीसरा और नंबर 4 चौथा। तो फ्रेंड्स इस पर मबनी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा मरहला जो है तो इजहार मकसद है। फर्स्ट मरहला उसका तमहीद रहेगा और दूसरा जो है तो एक इजहार मकसद रहेगा। इस तरीके से 5 मराइल है हर्बर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबिका मालूमात की बिना पर नए इल्म की तश्कील का अमल किस नज़रिए का हामिल है? नंबर 1 तख़रीब इल्म का नज़रिया, नंबर 2 तदरीस इल्म का नज़रिया, नंबर 3 तामीर इल्म का नज़रिया और नंबर 4 तदवीन इल्म का नज़रिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तामीर इल्म का नज़रिया। उसके बाद है लास्ट में जो है तो आपको हिदायत दी गई कि दर्ज झेल नज़्म का मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए।
27 यानी कि 4 नंबरात के लिए जो है तो आपको 4 नंबरात पर मुश्तमिल नज़्म पूछी जाती है। 4 क्वेश्चन इस पर मबनी होते हैं और 4 क्वेश्चन जो है तो पैराग्राफ से रिलेटेड हो। इस तरीके से 8 मार्क का जो है तो आपका फ्रेंड्स इसमें से कवर होता है और ये 8 में से 8 मार्क आपको लेकर आना है, ताकि जो 22 मार्क है वो उर्दू ग्रामर के क्लास के ज़रिए आपको 22 में से अगर आप 20 भी लाते हो तो 28 हो जाता है। और अगर आप मुकम्मल तरीके से अच्छे से अगर उसको देखते हो क्लास को फ्रेंड्स, तो आप 22 में से 22 बआसानी से लेकर आ सकते हो, यानी कि उर्दू में आप 30 में से 30 आसानी से कवर कर सकते हो, जिसका फ़ायदा जो है तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है हम देखेंगे, जैसे कि हमने पैराग्राफ को देखा है, जैसे कि पैराग्राफ को हमने पेंसिल की मदद से टिक आउट करा था, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। तो फर्स्ट डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ना कि इसमें उलझना है, क्योंकि कुछ कुछ अल्फाज नज़्म में फ़ारसी ज़बान के भी जो तो आते हैं, जिसमें जो तो हम कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है कि शार का दिल किस वजह से दाग दाग है। फर्स्ट ऑप्शन है नाकामी हयात, सेकंड ऑप्शन है नाकामी गीती, नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड नाकामी महफिल और लास्ट ऑप्शन है नाकामी तमन्ना। तो फ्रेंड्स अब हमको नज़्म की तरफ आना है, तो हम आते हैं नज़्म की तरफ। पहले शेर का पहला मिसरा है कि मैं कौन हूँ सितम कशे नैरे नैरे नग रोज़गार, मैं कौन हूँ जफ़ाए ज़माना का एक शिकार। ये मुकम्मल एक जो तो शेर हुआ है। नेक्स्ट दूसरे शेर का पहला मिसरा है कि नाकामी हयात से दिल दाग दाग है, सीना बना है खून तमन्नाए लाला ज़ार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे शेर में हमें क्वेश्चन का आंसर मिला है पहले मिसरे में। दूसरे शेर का पहला मिसरा कि शार का दिल किस वजह से दाग दाग है, तो नाकामी हयात से दिल दाग दाग है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि नाकामी हयात से दिल दाग दाग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो हमने जो है तो यहाँ पर पेंसिल से टिक आउट कर देना है। अब दो जो है तो शेर बाकी है और दो पहले वाले दो शेरों में जो है तो हमारा आंसर निकल कर आया। ओके, यहाँ पर जो है तो आपकी रीडिंग भी होती है और आपका जो है तो आंसर भी निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर शय से शार की अफसरदगी का रंग आया होने की वजह क्या है। नंबर 1, क्योंकि शार के साथ उसका महबूब शामिल है। नंबर 2, क्योंकि शार ख़ुद अफसरदा है। नंबर 3, क्योंकि शार तमन्नाओं में उलझा हुआ है। और नंबर 4, क्योंकि शार के साथ सारी कायनात उसके गम में सोगवार है। तो फ्रेंड्स अब हम तीसरे मिसरे की तरफ आएंगे, तीसरे शेर के पहले मिसरे की तरफ कि हर शय से है आया मेरी अफसरदगी का रंग, गोया है कायनात मेरे गम में सोगवार। तो यहाँ पर जो है तो इस शेर में हमारे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, कि हमें भी जो है तो इस बात का इल्म हो कि आपको कितना जो है तो समझ में आ रहा है, क्लास जो है तो अच्छी है या नहीं, और कितना जो है तो आप इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक फ्रेंड्स ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो है तो उर्दू सब्जेक्ट में अच्छे से नंबरात वो भी हासिल करें, अच्छे से जो है तो नंबरात लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार किस चीज़ का शिकार हुआ है। नंबर 1, जफ़ाए रोज़गार। नंबर 2, जफ़ाए अहबाब। नंबर 3, जफ़ाए ज़माना। और नंबर 4, जफ़ाए महबूब। तो फ्रेंड्स 3 जो है तो हमारे यहाँ पर शेर मुकम्मल हुए हैं और चौथा जो है तो लास्ट शेर बाकी, जिसका पहला मिसरा है कि मैंने ख़िज़ा की गोद में पाई है परवरिश, शाया मेरे चमन की नहीं इशरत बहार। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स मुकम्मल हुआ है। अब आपको फिर से नज़्म को स्टार्टिंग से पढ़ना है। फर्स्ट कि मैं कौन हूँ सितम कशे नैरे नग
रोज़गार, और सेकंड जो है तो मिसरा है पहले शेर का कि मैं कौन हूँ जफ़ाए ज़माना का एक शिकार। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर शायर 29 नंबर का सवाल है कि शायर किस चीज़ का शिकार है। तो फ्रेंड्स इस पहले मिसरे का जो दूसरा शेर है कि मैं कौन हूँ जफ़ाए ज़माना का एक शिकार, तो किसका जो है तो शायर यहाँ पर शिकार है, तो जफ़ाए रोज़गार का या जफ़ाए अहबाब का, जफ़ाए ज़माना का, और लास्ट है जफ़ाए महबूब का। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इस तरीके से आपको पैराग्राफ और नज़्म में मुकम्मल जो है तो पूरे में से पूरे मार्क लेना है, यानी 8 में से 8 जो है तो आपको आना चाहिए। 4 मार्क पैराग्राफ में और 4 मार्क नज़्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायर की परवरिश कहाँ हुई है। नंबर 1 माँ की आगोश में, नंबर 2 ख़िज़ा की गोद में, नंबर 3 इशरत बहार में, और नंबर 4 बहार चमन में। तो फ्रेंड्स लास्ट जो है तो हम यहाँ पर शेर देखेंगे कि मैंने ख़िज़ा की गोद में पाई है परवरिश। तो ख़िज़ा की गोद में जो है तो शायर साहब ने परवरिश पाई है। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ रहा है कि शायर की परवरिश कहाँ हुई है। नंबर 1 माँ की आगोश में, नंबर 2 ख़िज़ा की गोद में, नंबर 3 इशरत बहार में, और नंबर 4 बहार चमन में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day. Good luck for all students Maha TT examination. Thank you very much.